साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। जो पिछले बार एग्जाम हुए बिहार में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जो आपकी आने वाली बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं हम। आज पिछला जो पेपर कराए थे उसके आगे के क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम प्रश्न। तो प्रश्न हमारा है आज का पहला प्रश्न, इसमें से है प्रश्न है अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से बिलोंग करती थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरल? तो इनका जो संबंध था, ये अम्बाबाई जो है स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से है, बिलोंग करती हैं। अब इनके बारे में हम आपको डिटेल बताएं तो स्वतंत्रता सेनानी अम्बाबाई कर्नाटक की मूल निवासी थी। वह 12 वर्ष की ही थी जब उनकी शादी हुई और वह 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इन विषम परिस्थितियों के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसके आगे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जे एंड्रयू, एवी एलेक्जेंडर, पी लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं? तो जे एंड्रयू जो हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और कैबिनेट मिशन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1946 में। तो 24 मार्च 1946 को तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, अगर पूछ ले कि भारत मिशन जो है 1946 में आया था, लेकिन किस लिए आया था? तो राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आया था। ठीक, भारत। तो इसका राइट आंसर फिलहाल जे एंड्रयू होगा। ठीक, और बात करें इसमें आगे डिटेल, तो इसमें और कौन कौन से सदस्य थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे उस समय, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा एबी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे इनके सदस्य। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कि जो प्रमुख व्यक्ति थे किस किस पद पे उस समय नियुक्त थे। ठीक, और पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और आगे बात करें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन एवं पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी कैबिनेट की, तो इसमें जब वो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। पूछ लिया जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक, और आगे इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? बिपिन चंद्र पाल का था, लाला लाजपत राय का था या सी राजगोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, लाला लाजपत राय के ये विचार थे। ठीक, और इनके बारे में और आगे बता दें तो सुरक्षा वाल्व इनका ही सिद्धांत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी और यह विचार लाला लाजपत राय के द्वारा व्यक्त किया गया था। हालांकि भारत आधुनिक इतिहासकारों से में सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर मतैक नहीं है, मतलब एक मत नहीं था। और आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों की सरकार के समक्ष रख सके। ठीक, और आगे बात करते हैं, इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए विवादित वक्तव्य क्या है? विवादित जो थे, तो लॉर्ड कर्जन का मत था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्वक मरने की मदद कर सकूं। तो ये भी कई बार पूछा गया है वक्तव्य किसका दिया हुआ? तो लॉर्ड कर्जन का। ठीक, और आगे बात करें, कुछ और महत्वपूर्ण दिए हुए हैं वक्तव्य। अश्विनी कुमार दत्त का क्या है? तो कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, इन्होंने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखना। ठीक, पूछ लिए जाते हैं। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय की देन है। ठीक, और बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? तो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। और बाल गंगाधर तिलक क्या बोले? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह
टरटराएं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक के कहे गए वक्तव्य है जो कांग्रेस के खिलाफ थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? कराची अधिवेशन 1931, गया अधिवेशन 1922, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में दल गरम नरम दल अलग हुए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन। ए ऑप्शन इसका सही है। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे और इस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगर पूछ ले आपसे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, ठीक। और मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता जो 23 मार्च 1931 को स्वीकृति दी गई थी, है ना। और इस समझौते के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये इसी में कहा गया था गांधी इरविन समझौता में ना। नेक्स्ट हमारा इसमें और डिटेल है कुछ। तो वर्ष 1922 में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन गया बिहार में हुआ। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्योंकि बिहार से संबंधित है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सी आर दास अध्यक्षता किए थे। और वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष किए थे। एक बोस है, एक घोष है, तो याद रखना एक घोष थे, ठीक, जो राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल थे। रास बिहारी घोष वो तो युद्ध में 1857 की क्रांति से संबंधित थे वो। और अध्यक्षता की। तो इस अधिवेशन में मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया, जो नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। और फिर लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से किस कारण से हुई? तो इसके ऑप्शन हैं, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी होगा क्योंकि ये सभी कारण थे, इसीलिए 1857 को क्रांति जो है विफल हुई थी। और इसके बारे में बताएं तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता मजबूत थी और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, बस ऐसे ही लड़ मरे थे। और समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, पूरे समाज के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एकजुट नहीं थे इसमें मैटर में, और इसीलिए अंग्रेजों की जीत हो गई थी ना। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट सैनिक मंगल पांडे जो बलिया के थे, इन्हीं के भाई चित्तू पांडे थे, नाम सुना, बलिया का शहीद उनको कहते थे चित्तू पांडे को। तो उन्हें लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। और 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ। ब्रिटिश सेना की 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा था, ठीक, आरा बिहार का। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, बिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल होगा सभी इसके सही हैं ऑप्शन। तो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कब किया जाए, इसकी विशेषताएं क्या है? तो आदिम लक्षणों के संकेत और विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क में संकोच और पिछड़ापन, ठीक है, ये सभी हैं। और अनुसूचित जनजाति का जो उल्लेख है संविधान के 342 में इनका आयोग संबंधित है और यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है ना। 31 में जनजाति वो अनुसूचित जाति का उल्लेख है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार अभी हमने आपको बताया, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 में किया गया, ठीक। और मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ एवं उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित संदर्भ कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP 3651 में ना। इंग्लैंड से कानून बनाने की प्रक्रिया विधि के समान शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और
CAG के कार्यालय से संबंधित प्रावधान लिए गए। ये इंग्लैंड थे ना। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को वैध माना गया है, मतलब खत्म किया गया? तो अनुच्छेद 17 इससे संबंधित, छुआछूत से संबंधित है। ठीक, तो इसके बारे में आपको बताएं तो संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। अर्थात यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने, व्यवस्था को किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव पर रोक लगाना, यानी यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ठीक, और अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 निरोध हिरासत एवं गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करता है। 24 घंटे के अंदर उसे मेन अधिकारी के सामने तुमको उपलब्ध करवाना पड़ेगा अगर कोई मुजरिम आपको पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति? तो इसका जो सही जवाब होगा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है वह 5वीं अनुसूची। और इसके बारे में आपको हम डिटेल के साथ बताएं तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित जनजाति के लोगों के अनुशासन में उनके हितों का संरक्षण करता है। और भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत किया है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक, और वर्तमान में 10 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, विनर्मा मिल्स बनाम या भारतीय संघ, या ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित जो 1973 में विवाद हुआ था। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की अबाधित शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उससे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें केवल संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। ठीक, न कि मूल ढांचे में संशोधन। और गोलकनाथ विवाद गया था तो पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है कि गोलकनाथ पहले हुआ या केशवानंद भारती विवाद हुआ या मिनर्वा मिल्स, तो आपको याद रखना है उसका सन। तो गोलकनाथ कब हुआ था? 1967 में, और वो केशवानंद 1973, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया था कि वह संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों से में संशोधन नहीं कर सकती, और इस प्रकार वाद मूल अधिकारों को एक उत्तमोत्तम स्थिति प्रदान करता है। ठीक, और इसके बारे में मिनर्वा मिल्स के बारे में बताएं तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ वाद जो था 1980 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई थी। ठीक, ये सारा डिटेल था इसका। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है हमारा, सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको। राजनीतिक दल हैं और इनकी स्थापना वर्ष है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस? तो इसके राइट आंसर के बारे में बताएं तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक, अब सही मेल हम आपको करवा दें इधर। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में, याद रखना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी थी इसकी स्थापना 1964 में हुई। बहुजन समाज पार्टी ये हुई 1984, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त है? अनुच्छेद 110 का 1, अनुच्छेद 122 का 2, अनुच्छेद 120 का 1, या ए और बी दोनों? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 120 1 में अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है।
किसी भी सदस्य को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तब वह स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा अर्थात अनुमति दे सकते हैं। ठीक, यानी कि जैसे हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती तो क्या आएगा उसको, जैसे आंध्रा का है तो उसको कन्नड़ वगैरह जो वहाँ की भाषा है, तमिल है तो तमिल की भाषा है ना, तो वो अपनी भाषा में वक्तव्य वहाँ पेश कर सकता है, बोल सकता है संसद में। यही है इसमें। अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक से संबंधित, तथा अनुच्छेद 122(2) में क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जाँच न किए जाने पर संबंधित है। ठीक, और बात करें आगे नेक्स्ट प्रश्न की, तो क्या है प्रश्न हमारा, 1 मिनट, प्रश्न है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको विचार करना है, ये होता क्या है। तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश जो होता है। और उस समय इससे न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसमें आपको सही जवाब देना है, तो इसके 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा C ऑप्शन। ठीक, तो कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, 2 और 217 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। और यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। ठीक, और तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है पर विचार करना है आपको। तो इसने प्रस्ताव में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं और इसने नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो सही होगा इसमें 2 और 3। ठीक, तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसके तहत संविधान में संपूर्ण महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। ठीक, और इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल है। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया के बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। इस संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न कि 8। शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौजूदा सूची में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 4 नए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भी जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 39 से समान न्याय को बढ़ावा देना और मतलब समान कार्य समान वेतन इसी में दिया गया। ठीक, और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 में क्या है, बच्चों के स्वस्थ विकास और अवसरों को सुरक्षित करना है। अनुच्छेद 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इसमें दिया है, वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना है। और भारत के राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल में सदस्यों के साथ संसद में सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी दिया गया है। अतः 1 और 4 सही है, जबकि 2, 3 इसमें गलत पूछा गया था। ठीक, अनुच्छेद 47 मूल संविधान का भाग है, अतः विकल्प 3 में दिए गए अनुच्छेद 47 प्रश्न के अनुरूप सही नहीं है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने की परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं ना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो इसमें कूट दिया हुआ है, इसका सही जवाब आपको खोजना है। तो सही जवाब इसमें होगा 1, 3, 4। ठीक, तो अनुच्छेद 360(4)A और अनुच्छेद 360(4)B के अनुसार क्रमशः कथन 1 और 3 और 4 सही कथन है, 2 गलत है, क्योंकि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है ना। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 एवं 201 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की संबंधित है ना। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये सभी को पता है, आयरलैंड से लिया गया है DPSP। ठीक, तो अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। और भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 1976, 1975, 1974 या कोई नहीं? तो 1975 में बना था सिक्किम भारत का संघ पूर्ण राज्य। तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी, 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल है, जबकि दक्षिण में यह पश्चिम बंगाल से घिरा। पूछ लेते हैं सिक्किम किन देशों या राज्यों से घिरा हुआ, तो आपको बता दिया। और ध्यातव्य है कि वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा जताई थी। तब भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लाया गया था ना। इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, लेकिन इससे सिक्किम के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। अंततः वर्ष 1975 में सिक्किम के लोगों ने एक जनमत संग्रह द्वारा चोग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। इस प्रकार 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 प्रभावी हुआ। इसके बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था ना। इम्पोर्टेंट प्रश्न। और तो आज बस 20 क्वेश्चन हमने करवा दिया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बड़ी क्लास बोरिंग लगती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाते रहेंगे और उसका पूरा डिटेल हम बता देते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपको 4-5 क्वेश्चन की डिटेल मिल जाती। ठीक, तो ये थी आज की हमारी BPSC 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और पिछले एक सारे प्रश्न हैं आपके जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं ना BPSC के, ये उन्हीं का सब पूरा सार संग्रह है, हमने कुछ अलग से नहीं इसमें ऐड किया है। तो इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें। और आपकी फ़िलहाल BPSC 4 जो है वो सितंबर तक आने की उम्मीद है, और दिसंबर तक उसके एग्ज़ाम होंगे शायद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ ऐसे ही अक्टूबर नवंबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप तैयारी बेहतर करते रहिए, पुराने पेपर का रिवीजन हम करवाते रहेंगे, जिससे आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी पेपर से संबंधित। तो बाय, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी लोग मेरा करंट अफेयर की क्लास नहीं देखे हैं, तो 6 बजे का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपको उसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे रोज़ के। ठीक, तो बाय सभी को, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।